अगर आप पिज्ज़ा खाने के शौकीन हैं तो आपने डोमिनोज पिज्ज़ा का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, वही 30 मिनट में पिज्ज़ा, नहीं तो पिज्ज़ा फ्री। लेकिन शायद आपने डोमिनोज पिज्ज़ा की दुनिया के सबसे बड़े पिज्ज़ा चेन बनने की कहानी नहीं सुनी होगी। आज डोमिनोज दुनिया की सबसे बड़ी पिज्ज़ा चेन है। डोमिनोज के फाउंडर मोनागन 44 बच्चों की क्लास में सबसे आखिरी नंबर पर आते थे, पर डोमिनोज को उन्होंने दुनिया में नंबर 1 बना दिया। और एक समय ऐसा भी आया जब टॉम दिवालियापन की कगार पर पहुंच गए थे, लेकिन अपनी दूरदर्शी सोच, मेहनत और 30 मिनट में पिज्ज़ा घर तक पहुंचाने के आइडिया के साथ उन्होंने डोमिनोज को सफलता के शिखर तक पहुंचा दिया। आज के इस वीडियो में हम आपको डोमिनोज पिज्ज़ा के उस रोमांचक सफर के बारे में बताने वाले हैं। डोमिनोज का मुख्यालय एन आर्बर, मिशिगन, अमेरिका में है। डोमिनोज पिज्ज़ा की शुरुआत 2 भाइयों टॉम और जिम मोनागन ने 1960 में की थी। शुरू में इसका नाम डोमिनोज ना होकर डोमिनिक था। टॉम के छोटे भाई जिम मोनागन कुछ समय बाद ही उनसे अलग हो गए थे और टॉम ने अकेले ही इसे ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचाया था। टॉम मोनागन का बचपन बड़ी मुश्किलों में बीता था। जब वो बहुत छोटे थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था। उनकी मां उन दोनों का पालन पोषण करने में असमर्थ थी, जिसके बाद उनकी मां ने उन्हें रोमन कैथोलिक अनाथालय भेज दिया। इस अनाथालय में रहते हुए टॉम के जीवन में बहुत बदलाव आया और कैथोलिक धर्म के प्रति उनका रुझान बहुत बढ़ गया। आज भी कैथोलिक धर्म के प्रति उनका विश्वास उसी तरह से है, जिस कारण उन्होंने 1998 में एव मारिया नाम की कैथोलिक यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। कुछ सालों तक अनाथालय में रहने के बाद वो वापस अपनी मां के साथ रहने आ गए, लेकिन अपनी मां के साथ उनके रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। पर टॉम ने अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए अपने परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए सब्जियां बेचने और मछली बेचने का काम भी किया। मां से झगड़ों के कारण उन्हें फिर से अनाथालय भेज दिया गया। अनाथालय में रहते हुए एक बार उन्होंने प्रीस्ट बनने की ठान ली थी, लेकिन वो कड़े अनुशासन का पालन नहीं कर सके और उनका प्रीस्ट बनने का सपना टूट गया। पढ़ाई में वो बहुत कमजोर थे और अपनी क्लास में सबसे अंतिम नंबर पर आया करते थे। 1955 में उनकी क्लास की ईयरबुक का कैप्शन उनके इरादों के बारे में बहुत कुछ बयां करता है। उस कैप्शन में उन्होंने लिखा था, द हार्डर आई ट्राई टू बी गुड, the worse I get, but I may do something sensational yet। टॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से आर्किटेक्ट की पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन पैसे और क्लास में बुरी परफॉर्मेंस की वजह से वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाए। टॉम ने कुछ समय तक मरीन्स में काम करके $2000 की धनराशि इकट्ठा की, लेकिन वो पूरा पैसा उन्होंने एक क्विक रिच स्कीम में गवा दिया। अब उनके पास सिर्फ $15 ही बचे थे, पर अब जल्दी ही टॉम मोनागन की किस्मत बदलने वाली थी। टॉम और उनके भाई जिम ने $900 उधार लेकर एक फेल होने की कगार पर पहुंच चुके पिज्जा स्टोर को खरीद लिया। दोनों भाई अपने बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने लगे, पर 8 महीने में उनका छोटा भाई इस काम से ऊब गया और उसने अपना आधा शेयर टॉम को वोल्क्सवैगन बीटल के बदले में दे दिया, जो कि उन्होंने पिज्जा डिलीवरी के लिए खरीदी थी। वैसे आज के समय में उस 50% की कीमत $10 बिलियन से भी ज्यादा है। मोनागन अपनी ऑटोबायोग्राफी पिज्जा टाइगर में लिखते हैं कि उनके भाई का बिजनेस छोड़ना उनके लिए एक बड़ा सेटबैक था, लेकिन मैं इसे लेकर आशावादी था। मैंने दिल और आत्मा से खुद को पिज्जा मैन बनाने के लिए समर्पित कर दिया था। 30 मिनट में पिज्जा डिलीवरी ने दिलाई अलग पहचान। ये कहा जा सकता है कि मोनागन के पिज्जा बिजनेस ने उस समय रफ्तार पकड़ी जब उन्होंने 30 मिनट में घर पर पिज्जा पहुंचाने का आइडिया दिया। हालांकि मोनागन ने और भी बहुत से बदलाव किए थे, जैसे कि मेन्यू को सिंप्लीफाई करना, पिज्जा के साइज और टॉपिंग को सीमित रखना और पिज्जा में पड़ने वाले इंग्रेडिएंट्स की मात्रा और गुणवत्ता पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। मोनागन का मकसद लोगों को सिर्फ स्वादिष्ट और उच्च गुणवत्ता वाला पिज्जा उपलब्ध कराना था। इसी वजह से उनके दिमाग में 30 मिनट में पिज्जा होम डिलीवरी का आइडिया आया, क्योंकि उनका मानना था कि पिज्जा में कितने भी अच्छे इंग्रेडिएंट्स क्यों ना हो, अगर पिज्जा ठंडा होगा
तो वो टेस्टलेस ही हो जाएगा। हालांकि 30 मिनट में पिज्जा पहुंचाने की उनकी इस स्कीम की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा था। वो अपने पिज्जा ड्राइवर को जल्दी से जल्दी पिज्जा डिलीवर करने को मोटिवेट करने के लिए बोनसेस भी देते थे, लेकिन लगातार आने वाली रैश ड्राइविंग की खबरों की वजह से यूएस में 1993 में ही 30 मिनट में पिज्जा वाली स्कीम को बंद कर दिया गया था। हालांकि बहुत से दूसरे देशों में ये अभी भी चल रहा है। 30 मिनट में पिज्जा नहीं तो पिज्जा फ्री के विज्ञापन भारत में भी हम देख चुके हैं। टॉम ने पिज्जा को जल्दी पहुंचाने के साथ साथ एक ऐसा इंसुलेटेड बॉक्स भी बनवाया था जिसमें पिज्जा लंबे समय तक गर्म रहता है। 2011 में ही डोमिनोज को 1/3 ऑर्डर्स और कुछ देशों में तो आधे ऑर्डर्स ऑनलाइन आए, जिसने टॉम की सालों पहले होम डिलीवरी की सोच को सही सिद्ध कर दिया। 1965 तक मोनगन ने 2 और पिज्जा स्टोर्स को खरीद लिया था। यही वो साल था जब उन्होंने अपने तीनों पिज्जा स्टोर्स का नाम बदलकर डोमिनोज पिज्जा रख दिया था। इसके बाद शुरू हुई डोमिनोज की सफलता की उड़ान और डोमिनोज ने अपना फ्रेंचाइजी बेचना शुरू कर दिया। 1967 में डोमिनोज ने अपना पहला फ्रेंचाइजी बेचा और $50,000 का प्रॉफिट कमाया। डोमिनोज को सफल बनाने का उनका ये सफर आसान नहीं था। अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा कि उन्होंने कई बार पिज्जा चोरों की पिटाई भी की थी। कई बार कुछ कॉलेज के लड़के पिज्जा के पैसे देने से मना करते थे, तब वो पुलिस को नहीं बुलाते थे बल्कि खुद ही उनसे पैसे मांगते थे और पैसे नहीं देने पर लात घूंसों से उनकी पिटाई भी कर देते थे। कई बार कुछ लोग पिज्जा डिलीवरी कार से उनका पिज्जा चुराकर भागने की कोशिश भी करते थे। ऐसे में वो कार में छिपकर बैठ जाते और उन चोरों को पकड़कर उनकी पिटाई कर देते थे। मोनगन ने अपनी सफलता के इस सफर में बहुत बार धोखे भी खाए हैं। सबसे बड़ा धोखा उन्हें उस समय मिला जब उनके एक बिजनेस पार्टनर ने उन्हें एक तेल का कुआं खोदने के लिए कन्विंस कर लिया। मोनगन ने अपनी पूरी जमा पूंजी, जो कि उस समय $7,000 के करीब थी, वो उस पार्टनर को दे दी, पर उसके बाद वो आदमी हमेशा के लिए गायब हो गया। डोमिनोज के साथ मोनगन की बहुत सी और कहानियां भी जुड़ी हैं, जैसे कि उनकी अपनी होने वाली पत्नी से मुलाकात भी पिज्जा डिलीवरी के वक्त ही हुई थी। पिज्जा बिजनेस शुरू करने के 14 महीने बाद मोनगन ने मिशिगन में एक नया स्टोर खोला था। उनकी पहली पिज्जा डिलीवरी सेंट्रल मिशिगन यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में थी, जहां रिसेप्शन पर उनकी मुलाकात मार्गी से हुई। मोनगन ने वैलेंटाइन डे पर मार्गी को हार्ट शेप पिज्जा दिया, जिससे वो बहुत इम्प्रेस हो गई। इसके बाद दोनों में प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। डोमिनोज का दिवालिया होना। मोनगन की मेहनत से डोमिनोज बड़ी तेजी से तरक्की करने लगा। मोनगन की महत्वाकांक्षा भी बढ़ गई थी और वो अपने बिजनेस को बहुत जल्दी एक्सपैंड करने में लग गई। मोनगन ने हर हफ्ते एक नया स्टोर खोलने का बहुत ही एम्बिशियस गोल रखा और उन्होंने अपने गोल को लगभग अचीव भी किया। साल 1969 के पहले 10 महीनों में ही मोनगन ने 32 नए डोमिनोज स्टोर खोल दिए। लेकिन जितनी रफ्तार से मोनगन ने नए स्टोर खोले, उतनी ही रफ्तार से सभी नए स्टोर्स फेल होने लगे। इसके बाद मोनगन बहुत जल्दी $1.5 मिलियन के कर्ज में डूब गए। खुद को बैंकरप्सी से बचाने के लिए मोनगन ने अपनी कंपनी का कंट्रोल एक लोकल बिजनेस पर्सन को दे दिया। उस समय मोनगन अपनी ही कंपनी में एक कर्मचारी की तरह से काम करते रहे थे। हालांकि मोनगन ने 1 साल के अंदर ही उस कंट्रोल को वापस भी पा लिया। लेकिन इस पूरे वाक्य ने मोनगन को एक बहुत बड़ी सीख दी। अब मोनगन ने कसम खा ली थी कि सिर्फ कंपनी के विस्तार के मकसद से वो कोई नया स्टोर नहीं खोलेंगे। अब उन्होंने 1 साल में सिर्फ 20 नए स्टोर्स खोलने का लक्ष्य रखा और नए स्टोर्स की साइट भी वो बहुत सावधानी से चुनने लगे। मोनगन एक बार फिर से सफलता की उड़ान भर रहे थे। 1980 के अंत तक उन्होंने 290 डोमिनोज स्टोर खोल लिए थे। 1983 तक मोनगन डोमिनोज की 1000वीं फ्रेंचाइजी सेल कर चुके थे। अपनी इस सफलता को सेलिब्रेट करते हुए मोनगन ने अपना बरसों पुराना सपना भी पूरा किया और डेट्रॉइट टाइगर्स बेसबॉल क्लब को $35 मिलियन में खरीद लिया। इसके अगले ही साल डेट्रॉइट टाइगर्स ने वर्ल्ड सीरीज भी जीत ली थी। इसके बाद भी डोमिनोज की तरक्की का सफर जारी रहा। अमेरिका और दुनिया के बहुत से देशों में डोमिनोज स्टोर लगातार खुलते गए, लेकिन 1989 में मोनगन ने बिजनेस की दुनिया को चौंकाते हुए डोमिनोज की प्रेसिडेंसी छोड़ दी और अपना ज्यादातर समय कैथोलिक चैरिटीज में बिताने लगे। 1998 में उन्होंने अपना 93% शेयर बैन कैपिटल को $1 बिलियन में बेच दिया। फूड बिजनेस से निकलने के बाद टॉम ने एव मारिया यूनिवर्सिटी को लीड किया, पर कुछ समय बाद वो फिर से वापस फूड बिजनेस में आ गए। इसके बाद उन्होंने गायरीन बर्गर नाम से एक बिजनेस शुरू किया, जो कि ज्यादा नहीं चल पाया और बंद हो गया। इस तरह टॉम ने अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे, पर जैसा कि उन्होंने कहा था कि वो एक दिन कुछ अलग जरूर करेंगे। उन्होंने डोमिनोज को सफलता के शिखर पर पहुंचाकर अपनी उस बात को सही साबित कर दिया।